हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है फाउंडेशन कोर्सेज की। मतलब अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई या नीट क्लियर करना, तो मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल के थ्रू आपको तैयारी कराई जा रही है फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट 100% फ्री। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे नहीं करनी। बेस्ट फैकल्टीज विथ बेस्ट मटेरियल आपको सिर्फ इसी चैनल पे प्रोवाइड हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। तो डेली प्रैक्टिस पेपर्स, और आप जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स देख रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देन पार्टनरशिप, मतलब रिलेटेड टू क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप। इससे पहले पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरी लेक्चर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने थ्योरी लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले थ्योरी लेक्चर देखिए, उसके बाद डीपीपीस को वॉच करिए, और डीपीपीस के ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस लगाना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस शीट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड करवा दी गई है, मतलब अराउंड कुछ 3 to 4 शीट्स आपके पास अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके वहाँ से लिंक को कॉपी कर सकते हैं। तो लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और देन उसके बाद सॉल्यूशन वीडियोस को वॉच करिए। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स की सॉल्यूशन वीडियो है। इससे पहले आपको ये भी बताऊं, जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, आपको यहाँ पे एवरी वीडियोस में, मतलब हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाए जाते हैं। इसी के साथ में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की पीडीएफ लिंक्स अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की। कोई भी आप जब वीडियो वॉच करते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे या magnetbrains.com पे जाके आप आराम से पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ्स आप डाउनलोड करिए, खुद से क्वेश्चंस लगाइए, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन वीडियोस को वॉच करना ना भूलें। तो सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको, जैसे आप अभी सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको सारी सॉल्यूशन वीडियोस यहाँ पे मिलती हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके यहाँ करवाए जाएंगे, और आपको यहाँ पे एमसीक्यूज 500+ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के साथ दिए जा रहे हैं। तो यस, यहाँ पे वीकली टेस्ट भी हो रहे हैं आपके। देन उसके बाद अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए, स्ट्रेस फिल, मतलब स्ट्रेस अगर आप फिल कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड, इससे इजाद पाने के तरीके, किस तरीके से आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल पे अवेलेबल है। अब आपको कैसे एक प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट अरेंज मैनर में वीडियोस को वॉच करना है, ये बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में। इससे पहले हम कर देते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। तो यहाँ पे फाइनली पहला सवाल आपके सामने आ गया। ये पहला सवाल आप सॉल्व करिए। अगर आपने खुद से पीडीएफ्स नहीं सॉल्व की हैं तो अभी आप जैसी सॉल्यूशन वीडियो वॉच कर रहे हैं, पॉज करिए वीडियो को, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन को वॉच करिए। चलिए, एक बहुत प्यारा सा सवाल आपके सामने। ये बोल रहा है बाय सेलिंग 24 पेन, अगर मैं 24 पेन्स को बेचता हूं तो क्रांति लॉस्ट एन अमाउंट। अब क्रांति क्या है? तो बेसिकली ये करेक्टर का नाम है, यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम है या किसी शॉपकीपर का नाम है, ठीक है। तो जब वो 24 पेन बेचता है तो उसको लॉस हो रहा है, लॉस्ट एन अमाउंट, उसको लॉस हो रहा है कितने के बराबर? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन्स। तो 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस, मतलब वो भी कहीं से पेन खरीद के लाया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उसने 24 पेन खरीदे हैं, एक पेन अगर उसको 1 रुपए का पड़ा, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमें वही लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे एक काम करिए, या तो आप वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, या मैं बोल रहा हूँ एक कॉस्ट दे दो, कुछ भी अपने मन से एक अमाउंट उसको दे दो, पेन को एक अमाउंट दे दो कि पेन आपको मार्केट से कितने रुपए का पड़ा। मे बी वाला केस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। क्लियर है? अगर मैं एक पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज यहां पर डिसाइड करता हूं, ठीक है, तो यहां पे 24 पेन के लिए, देन फॉर 24 पेन कॉस्ट प्राइस इज ₹24। तो यहां पे आपको ने क्या किया, आपने एक पेन को 1 रुपए का कॉस्ट
बताया, आपने ये एज्यूम कर लिया कि हम एक पेन 1 रुपए का खरीद के लाए, ठीक है, 24 पेन हमने खरीदे, 24 पेन हमें 24 रुपए के पड़े। दैट मीन्स आपने किसी को 24 रुपीज पे किया, आप 24 रुपीज के पेन खरीद के लाए। अब ये 24 पेन आप आगे बेचने वाले हैं, तो ये 24 पेन आप सेल करने वाले हैं। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस, ठीक है, अब सेलिंग प्राइस आप कितने में सेल करोगे, तो यहां पे क्लियरली बोल रहा है बाय सेलिंग 24 पेन, आपने ये 24 के 24 पेन बेच दिए, तो बाय सेलिंग 24 पेन क्रांति लॉस्ट एन अमाउंट इक्वल टू द सीपी ऑफ 3 पेन, ठीक है। तो उसने जब बेचा, देखो हमें ये नहीं दिया कि कितने का बेचा, हाँ हमें इनडायरेक्टली ये वर्ड जो बोला है कि उसको लॉस हुआ है बेचने पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए लॉस कितना हुआ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं उसको लॉस हुआ है, लॉस ऑफ 3, लॉस इक्वल टू, यहां पे देखो लॉस कितना बोला है, लॉस इक्वल टू हमें बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन। तो मतलब उसको जो लॉस हुआ है वो लॉस उसको 3 रुपीस का हुआ है, ये हमें बोला है, ठीक है। अब 3 रुपए का लॉस हुआ क्योंकि भाई वो 1 रुपए का जो पेन खरीद के लाया उसको 3 पेन के बराबर का लॉस हुआ, तो 3 पेन का कॉस्ट था 3 रुपीज, तो उसको जो लॉस हुआ है वो 3 रुपीज का लॉस हुआ है। लॉस इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 3 पेन, तो ये हमने कर लिया। अब देखो अगर मुझे लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जब भी हमें लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है दैट मीन्स लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे। ये चीज समझ आ रही है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस भी चीज का परसेंटेज आपको इंक्रीज परसेंट कैलकुलेट करना है, आपको लॉस परसेंट, आपको गेन परसेंट, आपको कोई भी परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह का एक सिंपल सा फॉर्मूला, जिस भी चीज का आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। लॉस परसेंट आपको कैलकुलेट करना है तो लॉस कितना हुआ, लॉस अपॉन सीपी, इंक्रीज परसेंट करना होता तो इंक्रीज कितना हुआ, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल में आपने जो लागत लगाई, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में सीपी आया, इनिशियल में मैंने अपना पैसा लगाया, 24 पेन पे मैंने 24 रुपए लगाए हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा मुझे 3 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस कितना हुआ है, सीपी ऑफ 3 पेन, तो 3 रुपए का लॉस हुआ है अपॉन 24 मल्टीप्लाइड विथ 100, ये आपका लॉस परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना। डन। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 8 टाइम्स होता है 24, क्लियर, और 100/8, तो लॉस परसेंट इज बेसिकली ये हमारा आया है 100/8, और 100/8 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 4 टाइम्स इज 8, 2 5 टाइम्स इज 10, 0, देन इसके बाद 2 2 टाइम्स 4 एंड दिस इज 25 टाइम्स, तो 2 25 टाइम्स इज 50, डन। देन 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4 और 12.5, यहां पे ये हमारा लॉस परसेंट की वैल्यू आएगी। मतलब अगर परसेंटेज में लॉस कैलकुलेट करूंगा तो इस ट्रांजैक्शन के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे जो लॉस परसेंटेज हुआ है, ठीक है, वो 12.5 है, मतलब 12.5% का मुझे लॉस हुआ। देखिए जब भी आप लॉस परसेंट बोलेंगे तो दूसरे साइड परसेंटेज का साइन नहीं लगेगा। अगर आप ये परसेंटेज साइन दूसरे साइड पे लगा देते हैं तो यहां पे नहीं लगेगा। क्लियर है? अभी मैंने परसेंटेज का साइन एक साइड पे लगाया, दूसरे साइड पे बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूंगा तो ये है लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 12.5, दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, और यही हमसे सवाल पूछा था कि अगर मैं 24 पेन बेचता हूं तो मुझे लॉस हो रहा है 3 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर का। आप बताइए मेरा लॉस परसेंटेज क्या है? तो मेरा लॉस परसेंटेज है 12.5। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ये एक बहुत प्यारा सवाल। क्लियर है? पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि लास्ट में आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पार्टनरशिप रिलेटेड है। ठीक है, टोटल 10 ही क्वेश्चन है, तो पहले जो 5 क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नरेश सोल्ड 2 बुक्स, नरेश ने 2 बुक्स को बेचा।
₹600 की एक बुक, जिस कॉस्ट में उसने बेचा है वो है 600 ईच, thereby gaining 20% on one book and losing 20% on the other book. Find his overall loss or gain percent. नरेश के पास मान लो कोई 2 बुक्स थी, ठीक है, दोनों बुक्स को उसने सेम कॉस्ट में बेचा, ठीक है, ₹600 में ये वाली बुक गई और ₹600 में ये वाली बुक भी गई। टोटल उसने जो बेची है बुक, सेलिंग प्राइस दोनों बुक्स का उसको ₹1200 मिला। आपको ये चीज समझ आ रही है? 600 + 600 ₹1200। अभी जब उसने पहली बुक बेची है तो उसको गेन हुआ है, उसको यहां पे गेन हुआ है 20% का, और दूसरी बुक के ऊपर उसने लूज किया है 20%, लूजिंग 20%, ठीक है, तो उसको लॉस हुआ है 20% का। देखो गेन एंड लॉस परसेंटेज में दिया है, तो दैट मीन्स हमें गेन परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पीछे अभी जस्ट हमने किया, जिस भी चीज का परसेंटेज आपको निकालना है, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, गेन अपॉन सीपी, इनिशियल में सीपी लगाई होगी, कुछ कॉस्ट प्राइस लगाया होगा, ठीक है। ऐसे ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। डन है। तो ये चीजें बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में। आगे देखिएगा, फाइंड हिज ओवरऑल लॉस और गेन। आप बताइए इस पूरे ट्रांजैक्शन पे जब उसने बेचा है तो उसको ओवरऑल गेन हुआ है कि लॉस हुआ? ओवरऑल मतलब 1200 में जो उसने बुक्स बेची, उसने ये बुक्स खरीदी कितनी में? कुल मिला के आपको दोनों बुक्स का सीपी आपको दोनों बुक्स का अलग अलग सीपी कैलकुलेट करना है। और दोनों बुक्स का जब आप सीपी कैलकुलेट कर लोगे तो सीपी ऑफ फर्स्ट बुक एंड द सीपी ऑफ सेकंड बुक को आप ऐड करिए, आपको ये पता चलेगा आपने 2 बुक्स खरीदी कितने की थी। और आपने अगर खरीदी कम में थी, ठीक है, और बेची ज्यादा में है, दोनों बुक्स मिला के, तो आपको गेन होगा, ठीक है। और अगर आपने दोनों बुक्स मिला के कम ज्यादा रेट में खरीदी थी, अगर दोनों बुक्स का मान लो कॉस्ट आता है 1400 रुपए, हो सकता है 2 बुक्स आपने 1400 की मिला के खरीदी हो, आपने 1200 में बेची हैं, दैट मीन्स आपको लॉस होगा। तो अगर लॉस हुआ तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम होगी आपकी सीपी से, और अगर गेन हुआ तो सीपी की वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू एसपी से। तो आपको ये चीज यहां पर बहुत ध्यान रखनी है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इसको देखना। हम सबसे पहले तो यहाँ पर ये छोटा सा एक, मैंने बस क्वेश्चन को हिंदी में समझाने का एक तरीका था, क्लियर है? तो ये आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देनी है। देखिएगा सॉल्यूशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सॉल्यूशन में हम एक काम करते हैं, व्हाइट पेन का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि नरेश ने 2 बुक्स को बेचा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुक्स इज इक्वल्स टू 600 ईच, का मतलब है ₹1200। ये हमें ये बोलना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस तो हमें दी हुई है, देयर बाय गेनिंग 20% ऑन 1 बुक, तो मुझे एक बुक पे गेन हुआ है, तो गेन परसेंट ऑन फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक का देखो गेन परसेंट मुझे कितना दिया है, तो वो दिया है 20। अब देखो यहां मैंने परसेंटेज का साइन यूज कर लिया, तो यहां पे परसेंटेज नहीं आएगा, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला है लॉस परसेंट ऑन सेकेंड बुक हमें दिया है, सेकेंड बुक का जो लॉस परसेंट हमें दिया है वो भी हमें 20% वैल्यू दी है, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज यूज कर लिया, यहां परसेंटेज का सिंबल नहीं यूज करेंगे। फाइंड हिज ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट। इनका ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट आप बताइए ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहां पे कर सकते हैं, सिंस गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100, ये फॉर्मूला हम बोल सकते हैं, ठीक है। और गेन का मतलब ये है कि गेन कब होता है, फायदा कब होता है, तो गेन का भी अपना एक अलग फॉर्मूला है। फायदा कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, तो जब एसपी की वैल्यू ज्यादा होती है, सीपी कम होता है, ठीक है। आपने सेलिंग प्राइस ज्यादा रखा और आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कम था, तो एसपी माइनस सीपी, ये गेन का फॉर्मूला, अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100, यही होता है आपका गेन परसेंट का फॉर्मूला। तो फाइनली देखो हमने यहां पे एक
फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम, ठीक है। उठाओ ये वैल्यू, पहले तो इस फॉर्मूले में डालो। हम फर्स्ट बुक का गेन परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस गेन परसेंट इज दिस, तो गेन परसेंट है हमारा 20, हम कहेंगे 20 इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 2 बुक्स। तो एक बुक का एसपी था 600, तो 600, 600 माइनस, मुझे ये नहीं पता मैंने खरीदी कितने की है, तो इसको सीपी ही रहने देते हैं, ठीक है। सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100, यहां से कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक निकल के आएगी। क्लियर है ये चीज? तो देखिए सीपी की वैल्यू हमें यहां से फाइंड करनी है। ये जो मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया था, इसको मैं कर देता हूं क्लियर। चलिए देखिएगा, यहां पे हम कर देते हैं बोर्ड क्लियर, और यहां पे आप इसके आगे सॉल्व करिए। देखिएगा 20 के साथ सीपी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 सीपी अपॉन 100। 20 के साथ ये सीपी मल्टीप्लाई हो गया, ये 100 डिवाइड में आ गया, विच इज इक्वल्स टू 600 माइनस सीपी। तो 600 माइनस सीपी, ये माइनस सीपी यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 सीपी अपॉन 100 एडेड विथ सीपी इज इक्वल्स टू 600। ऐसा कर सकते हैं, माइनस सीपी इधर चला गया, प्लस सीपी हो गया, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये फ्रैक्शन है 20 सीपी अपॉन 100 प्लस सीपी, तो यहां पे ये आएगा 120 सीपी अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 600। डन। और ये 100 600 के साथ यहां चला जाएगा, तो सीपी की वैल्यू देखो क्या आएगी, तो ये आ जाएगी 600 मल्टीप्लाइड विथ 100 अपॉन 20। ये 0 से एक 0 कट गया, इस 2 से ये 600 कट गया, तो 300। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक इज कितना? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक इज यहां से 300, ठीक है, इंटू 10 मतलब 3000 रुपीज। हमने सही किया है क्या? इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। द एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुक्स इज 300 आना चाहिए, यहाँ पे हमने 600 में क्योंकि बुक को बेचा है, तो फर्स्ट बुक क्योंकि हमने 600 की बेची है, गेन परसेंट ऑन द फर्स्ट बुक इज 20, तो गेन परसेंट इज 20। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, 600 रुपए की बुक एसपी थी, सेलिंग प्राइस इज 600, तो 600 माइनस सीपी अपॉन सीपी, 20 इंटू सीपी, तो 20 सीपी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 600 माइनस सीपी, 20 सीपी बाय 100, तो यहाँ पे ये सीपी अपॉन 500 हम लेंगे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर से सॉल्व करते हैं यहीं से। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 600 माइनस सीपी और 20 सीपी, और ये 100 डिवीजन में चला गया। इस ज़ीरो से आप इस ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कट कर दीजिए, और तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 0 कट हुआ एक 0 से, और 2 5 टाइम्स इज 10, तो सीपी अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 600 माइनस सीपी। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस सीपी, यहाँ चला जाएगा, तो सीपी अपॉन 5 प्लस सीपी इज इक्वल्स टू 600, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 6 सीपी which is equals to 5 into 6 is 30, ठीक है। और यहाँ पे ये 6 नीचे आएगा, तो CP की वैल्यू फाइनली देखो अब आई है 3000 बाई 6, और 3000 बाई 6, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6 5 टाइम्स 30 मतलब 500 रुपये की बुक थी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक हमारा निकल आया, और फर्स्ट बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹500 आई है, 500 रुपये। तो इसलिए हमने पिछली बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा एक आधा गलती हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बुक की जो सीपी है वो 500 रुपीज़ आएगी। यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं एक बॉक्स के अंदर। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम एक एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं, सीपी ऑफ सेकंड बुक निकालते हैं। तो देखिएगा हमने सेलिंग प्राइस सेकंड बुक, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बुक की अगर मैं बात करूं तो वो भी 600 रुपये में गई थी बुक, ठीक है, 600 रुपये में बेची है, बट इसके ऊपर हमें लॉस हुआ है। तो लॉस हमें दिया 20% का,
ठीक है, तो इसका मतलब लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस का मतलब है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100, ये आपका लॉस परसेंट है। इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो आपको लॉस कितने का हुआ था, लॉस हुआ था 20% का, तो 20 क्योंकि ऑलरेडी परसेंट का साइन था तो लॉस परसेंट की वैल्यू 20 दी है, ये 20 यहाँ पे हम डाल देंगे। सीपी माइनस एसपी, हमें सीपी नहीं पता सेकंड बुक का, माइनस हमने 600 रुपये में बुक बेची है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ 100, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 20/100 मतलब 1/5, ठीक है, तो सीपी अपॉन 5 ही आएगा, which is equals to CP minus 600, CP minus 600, क्लियर। अब ये वाला फ्रैक्शन उधर चला जाएगा, -600 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसका ध्यान देना, -600 जब यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा 600 इज इक्वल्स टू CP प्लस, सॉरी CP माइनस फ्रैक्शन इधर आया तो माइनस CP अपॉन 5, डन। और ये आ जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 5CP माइनस CP दैट इज 4CP अपॉन 5, और 5 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारी वैल्यू देखिए यहां से कटेगी, 2 3 टाइम्स इज 6 300, 2 2 टाइम्स इज 4, फिर 2 से ये 300 छोटा होगा तो 2 1 टाइम्स इज 2, 2 5 टाइम्स इज 10, 0 मल्टीप्लाइड विथ 5 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। तो 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 5 इज 25, 750 रुपए की बुक आपको सेकंड वाली पड़ी थी, सीपी ऑफ सेकंड बुक, ये आपका निकल आया। चलिए, तो मार्केट से मैंने 2 बुक्स पहले परचेज की होंगी, ठीक है, एक बुक मैंने ली है कितने की, समथिंग पीछे अभी हमने निकाला 500 के आसपास की वैल्यू, ये 500 की हमने एक बुक ली थी, और दूसरी बुक हमने ली है 750 की, डन। आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सीपी ऑफ फर्स्ट बुक प्लस सीपी ऑफ सेकेंड बुक इज इक्वल्स टू 500 एडेड विथ 750 विच इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा 50, 5 और 5 10, 11 12, 1250 रुपीज। अब आप बताइए क्या बताएंगे अब आप कि भाई एक बुक यहां पर देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बुक्स मिला के ₹1250 की मिली, ठीक है, अब आपने इसको सेल कर दिया तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, और 2 बुक्स की सेलिंग प्राइस आपको दी थी 1200 रुपए, तो मैं कोई चीज 1250 रुपए की खरीद के लाया, 1200 में बेच दी, इसका मतलब मुझे लॉस हुआ होगा। तो सिंस SP इज लेस देन CP, तो यहां पे लॉस हुआ होगा, लॉस इनक्योर्ड, क्लियर है। अभी हमें लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है इसका मतलब हमें लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 टोटल ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑन टोटल ट्रांजैक्शन, इसके सामने लिख देता हूं, ऑन टोटल ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन के केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉस परसेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं कह रहा हूं मुझे लॉस कितने का हुआ, मुझे 50 रुपए का लॉस हुआ। इनिशियल में कॉस्ट प्राइस थी 1250 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 100, मुझे लॉस कितने का हुआ, मुझे लॉस हुआ 50 रुपए का। कैसे, 1250 की कोई चीज खरीद के लाया, 1200 में बेच दी, तो 50 रुपए कम में बेची ना, 50 रुपए कम में बेची, इसका मतलब 50 रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, यहाँ पे 0 से 0 कटा, ठीक है, ये 5 10 टाइम्स 50 होता है, ये 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, तो 5 25 टाइम्स 125, क्लियर। और यहां पे अगेन ये 5 से कटेगा तो 5 5 टाइम्स 25, 5 2 टाइम्स 10, अगेन ये 5 से कटेगा तो 5 2 टाइम्स 10, मतलब मुझे टोटल जो लॉस परसेंट निकल के आया है वो 4 निकल के आया। ये है आपका क्वेश्चन जो काम का है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको जरूर ये लगा होगा कि बहुत बड़ा है, बट बड़ा नहीं है। मैक्सिमम स्टेप्स मैंने बढ़ाई हैं, आप उसको मिनिमम कर सकते हो, आप नंबर ऑफ स्टेप्स को कम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में बहुत सारी स्टेप्स को बढ़ाया है सिर्फ समझाने के लिए। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाइए आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। मैं बहुत जाके डेप्थ में समझा रहा हूँ, रीज़न ये है कि अगर डीपीपी अच्छे से समझ ली तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने में आपको इशू नहीं आएगा। डन। तो यहाँ पर हमारा जो लॉस परसेंट आया है वो 4 आया है, या ऐसे बोल लो, यहाँ बोलो हमें लॉस जो हुआ है वो 4% का लॉस हुआ। अगर मैं परसेंटेज साइन यहाँ यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ नहीं यूज़ करूँगा, और अगर परसेंटेज का साइन यहाँ लगा देता हूँ तो यहाँ नहीं लगाऊंगा। डन। तो ये चीज़ 4 आएगी। बड़े आगे चले, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3। बाय सेलिंग अ बॉल फॉर ₹39, ये बोल रहा है कि एसपी ऑफ अ बॉल, एक बॉल को अगर मैं 39 रुपीज में बेच देता हूं, अ शॉपकीपर गेन 30%, तो गेन परसेंट ऑन एसपी, सेलिंग प्राइस दिया है। मतलब देखो, इसको कंफ्यूज ना करें अगर, तो आप चीज को ऐसे समझिएगा। यहां पर इसको हटा देते हैं। चलिए, हमें सिंपली हमें गेन परसेंट दिया है, बस आप इतना समझिए, हमें इस ट्रांजैक्शन का गेन परसेंट दिया है, और गेन परसेंट हमें दिया है 30। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 40%। आप बताइए, अगर उसको 40% का गेन चाहिए था, अभी गेन हुआ है 30% का, तो मुझे जो गेन दिया है वो बेसिकली परसेंटेज में दिया है। ठीक है, तो ऐसा बोल देते हैं हम कि गेन ऑन सेलिंग अ बॉल, ऐसा लिख सकते हैं 30%। और अगर मेरी उम्मीद 40% की गेन की है, मेरे पास 2 बॉल है, एक बॉल तो मैंने बेच दी, उसमें मुझे 30% का गेन हुआ, दूसरी बॉल को मैं कितने में बेचूं कि मुझे 40% का गेन हो। क्लियर है, 40% का गेन। इससे पहले हमें यह कैलकुलेट करना जरूरी है कि हम बॉल खरीद के कितने की लाए। हमें यहां पे इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि हम बॉल कितने की खरीद के लाए। अगर मुझे ये पता चल गया कि मैं बॉल कितने की खरीद के लाया था, तो ही तो मैं उसको बेच पाऊंगा। मैं बॉल खरीद के कितने की लाया अगर मुझे पता था, और मैंने अगर उसको 39 में बेचा है, तो ही तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं, कॉमन सी बात है, मैं बॉल 30 रुपए की या 20 रुपए की खरीद के लाया हूँगा, तो ज़्यादा मैं बेच दी। ठीक है, अब मुझे ये पता करना ज़रूरी है कि मैं कितने की खरीद के लाया। डन। ये हम कैसे निकालेंगे? इस डाटा से। तो आप देखिएगा, गेन परसेंट का मतलब क्या होता है। तो गेन परसेंट का मतलब होता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100। मुझे गेन दिया है 30% का, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 30, विच इज इक्वल्स टू, मुझे गेन नहीं पता, गेन का फॉर्मूला मुझे पता है एसपी माइनस सीपी, मुझे फायदा हुआ है बस। ठीक है, अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, एसपी की वैल्यू को डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 39 माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100। ऐसा कर सकते हैं, यहां से हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। सीपी 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 30 सीपी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 39 माइनस सीपी। डन। ऐसा कर सकते हैं, 0 से 0 काट लीजिए, देखिएगा इसके आगे, ये हमने कट किया, और यहां पे ये हमारा आ जाएगा 3cp अपॉन 10, और ये माइनस सीपी इधर गया तो प्लस सीपी विच इज इक्वल्स टू 39। डन। अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पे 3cp प्लस 10 इज 13cp, तो ये हो गया हमारा 13cp, और 13cp और ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 390। डन। और कॉस्ट प्राइस फाइनली हमारी कितनी आई, तो 390/13, और 13 3 टाइम्स, मतलब ये आएगा 30। तो कॉस्ट प्राइस आपका आ गया ₹30। इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें ये समझ आया है कि जो बॉल हम खरीद के लाए, वो बॉल हम 30 रुपीज़ की लेकर आए, और बॉल 30 रुपीज़ लाने के बाद हमने 39 में सेल आउट कर दी, और ऐसा करने पे हमें 30% का
गेन हुआ। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मुझे 40% का गेन हो, और 40% का गेन हो ये मेरी इच्छा है। तो इसके लिए बात को समझना, आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल आपने फाइंड कर लिया जो कि 30 रुपीज की बॉल है, और आप गेन परसेंट चाहते हैं 40% का। अगेन फॉर्मूले का यूज करिए, तो गेन परसेंट कहता है कि गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकता हूं, गेन की जगह मैं लिख सकता हूं SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाइड विथ 100 लिख सकता हूं। और बॉल आई है 30 रुपए की, अब कितने में बेचूं, अब मुझे SP फाइंड करना है कुल मिला के, तो SP निकालना है, तो गेन परसेंट मैं चाहता हूं 40 का, तो ये रहा 40, ठीक है। SP मुझे नहीं पता, यही मुझे पता करना है, और 30 रुपए की बॉल है, तो 30 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड विथ 100। क्लियर? इसको सॉल्व करो, SP आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 30 मल्टीप्लाइड विथ 40, 30 मल्टीप्लाइड विथ 40 डिवाइडेड विथ 100 विच इज इक्वल्स टू SP माइनस 30। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 12, तो यहां पे ये आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 30, और ये माइनस 30 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ अ बॉल, और ये आ जाएगा आपको बॉल 42 रुपीज में बेचनी होगी। द सेलिंग प्राइस शुड बी कितनी, 42, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, तो ही शुड सेल द बॉल एट द प्राइस ऑफ 42। अभी उसने 39 में बेची थी, अब उसको जो दूसरी बॉल है वो 42 की बेचनी होगी। अगर वो 42 में बॉल बेच देता है तो उसको 40% गेन हो जाएगा। इतना आसान है, क्लियर? तो यहां से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है मर्चेंट मार्क्ड हिज प्रोडक्ट एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या समझ आया पहले स्टेटमेंट का मतलब? वो ये बोल रहा है कि कोई मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब जो बिजनेस करते हैं, कहीं से माल उठाते हैं और किसी को देते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग जो है मर्चेंट कहलाते हैं। एक जगह से सामान उठाते हैं, एक शहर से सामान उठाते हैं, दूसरे शहर में जाके उसको बेचते हैं। तो एक मर्चेंट है, उसने अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग कर दी है। कितने की मार्किंग कर दी है? 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट प्राइस था प्रोडक्ट का, उससे 50% बढ़ा के उसने मार्किंग लगा दी अपने प्रोडक्ट पे। अब बात को समझना, उसके बाद उसने थोड़ा स्मार्टली काम किया। उसने कहा कि क्यों ना मैं 50% का डिस्काउंट अलाउ कर दूं, ठीक है। तो अब उसने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया और उसने बोला कि ये प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट में दे रहा हूं। तो उसका प्रोडक्ट का कुछ कॉस्ट होगा, उस कॉस्ट का पहले तो उसने 50% बढ़ा दिया, उसके बाद उसने डिस्काउंट 50% दिया। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट उसका बिक गया कितने में? ₹225 में बिक गया। What is the profit that he made out of this? Choose the correct answer from the following option। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आपको अब यहां से बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। पहले तो हम ये देख लेते हैं। अब बात को समझना, मैं ऐसा बोलता हूं कि लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, जो भी उसके प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस था, अगर मैं उसको X रुपीज मान लेता हूं। कितना मान लिया मैंने? यहां पे X रुपीज मैंने कॉस्ट मान लिया, ठीक। अब मैं इसका 50% बढ़ा के, ठीक है, तो X का अगर मैं 50% कैलकुलेट करूं तो 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब है X का 50% आप कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 50x बाय 100। मैंने कुछ भी अभी कटिंग नहीं की है, बाद में सब कटिंग होगी, ठीक है। तो मैं 50x बाय 100 बोलता हूं कि मैं इतने कॉस्ट को बढ़ा देता हूं। तो उसने क्या किया, अपने प्राइस पे एक मार्किंग कर दी, इसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। उसने क्या किया, x तो था, उसने और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 50x बाय 100 कर दिया। ये उसने एक स्टिकर चिपका दिया। मान लो 10 रुपए का प्रोडक्ट था, उसने 15 रुपए का स्टिकर चिपका दिया, 50% बढ़ा दिया। तो 10 रुपए प्रोडक्ट का कॉस्ट था, उसने 5 रुपए और बढ़ा दिया, तो अब टोटल कॉस्ट उसने मार्क्ड प्राइस कर दिया 15 रुपए।
देन तो वही चीज मैंने भी की है। तो उसने क्या किया, जो पहले का जितने में वो प्रोडक्ट खरीद के लाया उसका पहले तो 50% बढ़ाया, ठीक है। अब वो डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, ये हमेशा याद रखना। डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाएगा। क्लियर? तो यहां पे मार्क्ड प्राइस आपकी निकल आई। अब उसने क्या किया है, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितने का दिया, तो डिस्काउंट उसने दिया है 50%। तो डिस्काउंट इज 50% ऑन मार्क्ड प्राइस। इस चीज को आप समझो। क्लियर? तो अब वो इस प्रोडक्ट का 50% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, किसी प्रोडक्ट का x प्लस 50x/100 पहले उसने स्टिकर चिपकाया, ठीक है। इस पे उसने कहा मैं 50% डिस्काउंट दूंगा, तो मतलब 50/100 कोई भी बंदा इसका कैलकुलेट करेगा और ये प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में बिक जाएगा। कितने में बिकेगा, 225 रुपये में। ये कॉस्ट है। डन। इस तरीके से आपने एक इक्वेशन फॉर्म की है। तो ये चीज आपको समझनी है। क्या किया आपने, पहले मार्क्ड प्राइस पे 50% कैलकुलेट करो, तो बाकी जो पैसा बचा वो 50% ही बचेगा, वो यही बचेगा। तो ये चीज 225 में बिकी है। आप x निकाल लो, और x आपने क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट था। तो बेसिकली हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस चीज से पहले x की वैल्यू निकालते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम 0 से ये 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं, और 5 से ये 10 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 2 यहाँ पे आएगा 1/2, और ये 2 जाके 225 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 225 मल्टीप्लाइड विद 2। डन। तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इक्वेशन के दूसरे साइड पे था 150x/100। तो दूसरे साइड पे था 150x/100 इस तरीके से। तो 100x प्लस 50x/100 ये हमने कर दिया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगेन ये हो जाएगा 225 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 100 अपॉन 150 विच इज इक्वल्स टू x। और ये 0 से ये 0 कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये 15, 5 3 टाइम्स इज 15 एंड 5 2 टाइम्स इज 10। 3 से 5 6 7 8 9, ये 3 से 225 छोटा हो रहा है, तो 3 से 225, 3 7 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, तो 75 इंटू 4। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, कुल मिला के कॉस्ट प्राइस आया है आपका 75 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 4। तो यहाँ पे हम 75 मल्टीप्लाइड विथ 4 कर देते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, 75 इंटू 4। और ये वैल्यू जो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस आएगा, ये आएगा 4 इंटू 5 इज 20, 0 2 कैरी, 4 इंटू 7 इज 28, 29 30। तो प्रोडक्ट उसको फाइनली कितने का पड़ा, उसको प्रोडक्ट पड़ा था 300 रुपीज का। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अ मर्चेंट मार्क्ड हिज प्रोडक्ट एट 50% above the cost price and then allowed 50% discount before selling it. The selling price of the product was 225. What was the profit that he made incurred out of this? Choose the correct answer from the following options. तो उसका प्रोडक्ट बिका है कितने में, 225 में उसका प्रोडक्ट बिका है, ठीक है। और प्रोडक्ट उसको 300 का पड़ा। तो कुछ गलती आई है कि हमारी यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं। क्या हमें लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, लॉस ऑफ 75 रुपीज़ हुआ है। तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, उसको लॉस हुआ है। देखना 300 रुपये का वो प्रोडक्ट खरीद के लाया, ठीक है। उसने 300 रुपये के प्रोडक्ट को 225 रुपये में बेचा है, तो उसको 75 रुपये का लॉस हुआ है। यहाँ पे 75 रुपीज़ का लॉस हुआ है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सी ऑप्शन है, लॉस ऑफ ₹75, ये मेरा जवाब होगा। उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसको लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने घुमाने के लिए बोला था व्हाट इज द प्रॉफिट दैट ही मेड इनक्योर्ड, मतलब या तो उसका प्रॉफिट हुआ या उसने कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो प्रॉफिट दैट ही मेड या इनक्योर्ड आउट ऑफ दिस, तो इससे उसको लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, पहली बात। डन है। तो यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट आपने x रुपीज़ माना, 50% उस x का जब निकाला तो 50x/100 आया, ठीक है। उसने मार्क्ड प्राइस लगा दिया x प्लस 50x/100, और इस मार्क्ड प्राइस पे उसने 50% डिस्काउंट दिया, तो वो प्रोडक्ट 225 रुपये का पड़ा,
ठीक है। इससे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट 300 रुपीज आ रहा है। प्रोडक्ट हमें 300 का मिला, इसके ऊपर उसने 225 रुपए कमाए हैं, तो ये इसने कम पैसे कमाए, ज़्यादा कमाने के चक्कर में उसने कम कमाए, ठीक है। और वो प्रोडक्ट उसको लॉस के साथ 75 के लॉस के साथ यहाँ पे उसने बेचा है, तो ये लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 में सी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉच आर 200 एंड 300। अच्छा, कोई एक वॉच है, उस वॉच का जो कॉस्ट प्राइस दिया है, तो वॉच का कॉस्ट प्राइस CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू ₹200, ठीक है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज 200 एंड द मार्क्ड प्राइस, और मैंने उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया, मार्क्ड प्राइस ऑफ वॉच, वॉच की मार्क्ड प्राइस है ₹300, 300 रुपये उसका मार्क्ड प्राइस है, ये इन्होंने बोला है। इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ Y%, तो डिस्काउंट हमें दिया है, डिस्काउंट हमें कितने का दिया है, तो डिस्काउंट हमें दिया है Y% का, हमें नहीं पता कितने का दिया, Y इन्होंने एक वेरिएबल दे दिया, तो डिस्काउंट इज ऑफ Y%, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर दिया जाता है, जो भी वॉच के ऊपर आपने स्टिकर चिपकाया है, आपने उस पर Y% का डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट आपको बोला है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस M.P मल्टीप्लाइड विथ 100। तो देखिए, मैंने डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लिख लिया, मैंने आपसे क्या कहा, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क्ड प्राइस पे, इसलिए यहाँ पे अब मैं इनिशियल वैल्यू जो इन्वेस्ट की उसकी बात नहीं करूंगा, मैंने जो मार्क्ड किया है वो 300 मार्क किया है, तो हम डिस्काउंट भी जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो, तो अब इसके बाद D% हमें कितना दिया, ये Y दिया है, तो इसकी वैल्यू दी है Y इज इक्वल्स टू D, डिस्काउंट कितना है ये हमें नहीं पता, मार्क्ड प्राइस कितना है वो 300 है, तो D अपॉन 300 इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया Y के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट दिया मैंने 3Y, तो कुल मिला के यहाँ पर मेरा एक डिस्काउंट निकल आया, और वो डिस्काउंट निकल के आया है 3 इंटू Y 3Y, ये मेरा डिस्काउंट निकल के आ गया। क्लियर है। तो डिस्काउंट है हमारा 3Y। अब बात को समझना, ये कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मार्क्ड प्राइस, द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द वॉच इज 200 300, इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ Y%, द प्रॉफिट परसेंट वॉज 3/2 Y%। देखो, अब मुझे प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो मुझे ये जो प्रॉफिट परसेंट बोला है, ये प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि प्रॉफिट परसेंट मुझे इन्होंने बोला है 3/2Y, तो मतलब 3Y/2 इन्होंने प्रॉफिट परसेंट बोला है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड विथ 100, प्रॉफिट हमेशा CP पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट मुझे दिया है 3/2 3Y/2 विच इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट मुझे नहीं पता, ठीक है, बट कॉस्ट प्राइस मुझे पता है वॉच की, वो है 200 रुपये मल्टीप्लाइड विथ 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब प्रॉफिट जो आया है वो 3Y आया है, तो प्रॉफिट है हमारा 3Y का, ठीक है। अब देखो, डिस्काउंट भी पता चल गया, प्रॉफिट भी पता चल गया, CP भी पता है, MP भी पता है, सब कुछ पता चल गया। तो कुल मिला के अब मैं आ जाता हूँ व्हाइट पेन से, यहाँ पे चीज़ों को समझना, ये हम बोलते हैं, क्या बोले अब इसमें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Y फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब आप वैल्यू ऑफ Y निकालिए, वैल्यू ऑफ Y निकालिए। चलिए, तो हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है हमारी 200 रुपीज़, ठीक है, और प्रॉफिट है हमारा 3Y, और मार्क्ड प्राइस था 300। तो मार्क्ड प्राइस को अगर मैं देखता हूं तो प्रॉफिट तभी हुआ होगा जब आपने मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया होगा, मतलब 300 माइनस 3Y, इसको समझना। मार्क्ड प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर दूं, मार्क्ड प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर दूं तो वो मेरा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट आएगा। तो ये है हमारा प्रॉफिट। तो मार्क्ड प्राइस है मेरी कितनी, तो मार्क्ड प्राइस है 300 माइनस
डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट है 3y का, और प्रॉफिट हुआ है मुझे कितने का, तो फायदा मुझे हुआ है अगेन 3y का, ऐसे ही होगा। तो प्रॉफिट भी 3y का है और डिस्काउंट भी मैंने 3y दिया है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो ये सॉल्व करने पे होगा 300 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3y इज 6y, और y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 300/6। तो 6 के टेबल में 6 5 टाइम्स इज 30 एंड 0, y की वैल्यू है 50। तो हमसे कहीं पे कुछ गलती हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। y हमने क्या लिया था, तो y हमने लिया था डिस्काउंट। हमने क्या सिर्फ 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो देखना 200 रुपये की चीज़ थी, 300 उसको मार्क किया है, 250 में बेचा। कहीं पे हमें कोई कॉस्ट दिया है क्या? द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द वॉच इज 200 एंड 300। इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ y%। ठीक है, द प्रॉफिट परसेंटेज वॉज 3/2 y%। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है हमारा 3y/2, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो हमें CP पता है, क्या हमें SP पता है, सेलिंग प्राइस। हम सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। 2 मिनट रुकना, हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये ना करते हुए हम एक सेलिंग प्राइस को फाइंड करते हैं। तो इसको भी हटा देते हैं अभी। तो देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हम कुल मिला के यहाँ पर डिस्काउंट क्योंकि हमने निकाल लिया, तो हमने प्रोडक्ट बेचा कितने का है। अगर हम ये देखें तो हमने बेचा कितने में है, सेलिंग कितने में की है। तो सेलिंग हमने की है, मार्क्ड प्राइस जो था उसमें से डिस्काउंट हटा दो। तो मार्क्ड प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट हटा दूं तो सेलिंग अमाउंट आ जाएगा। मैंने चीज़ों को सेलिंग की है कितने में, 300 माइनस 3y में। तो 300 माइनस 3y में मैंने सेल किया है। अब देखो मेरे पास ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो किसी चीज़ का सेलिंग भी मेरे पास है, कॉस्ट प्राइस भी मेरे पास है, तो यहाँ से एक प्रॉफिट निकल के आएगा। देयरफॉर प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट हमारा होगा 300 माइनस 3y, जिसमें मैंने सेल किया माइनस मैंने कितना वहाँ पे कॉस्ट प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस था मेरा 200, बट मार्क्ड प्राइस है 300। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होगा, जब हमने सेलिंग ज़्यादा में की होगी और उसका कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट 300 माइनस 3y में से हम एक काम करते हैं, किसको माइनस करें, तो हम 300 को माइनस कर देते हैं। तो माइनस 300, तो ये कुल मिला के हमारा एक प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट हमारा आएगा माइनस 3y का। माइनस 3y का प्रॉफिट आएगा। फिर हमने कहीं कुछ किया, देखिएगा सेलिंग हमने की है 300, 300 रुपये मार्क्ड प्राइस, और डिस्काउंट हमने दिया है 3y का। तो मार्क्ड प्राइस में से माइनस 3y किया तो हमारा प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट नहीं, ये सेलिंग हुई है हमारी। ठीक है, अब हमारी सेलिंग का कॉस्ट ज़्यादा है और हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट होगा जब हम 300 माइनस 3y में से 200 हटाएंगे। ठीक है, 200 रुपये का CP था, तो प्रॉफिट कुल मिला के आया यहाँ पर 300 माइनस 3y माइनस 200, मतलब 100 माइनस 3y, ये हमारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है। देखिए प्रॉफिट परसेंट हमें दिया है, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें दिया 3y/2, 3y/2 विच इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट हमें हुआ 100 माइनस 3y का, तो 100 माइनस 3y का, और कॉस्ट प्राइस थी चीज़ की 200 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस थी चीज़ की 200 रुपये मल्टीप्लाइड विथ 100। अब यहाँ से y हमारा आएगा। देखो ये 200 में से ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये खत्म हो गया, नीचे से 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे ये आ रहा है 3y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 3y। ये माइनस 3y यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 6y विच इज इक्वल्स टू 100, एंड y की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 6।
और 100/6 का क्या मतलब है, तो 100/6 मतलब ये 2 से जाएगा, तो 2 3 टाइम्स इज 6 एंड 2 5 टाइम्स इज 10, 50/3 ये y की वैल्यू आएगी। और 50/3 तो यहाँ पे एक बाय 3 में ये है और बाय 3 में ये है, तो 16 इंटू 3 कितना होता है, 3 इंटू 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 48 प्लस 2 इज 50/3। तो देखो इसका आंसर ए आ रहा है। हम क्या बोलेंगे, y की वैल्यू एक्चुअल में मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे दी है 16 2/3, तो हमारा आंसर ये है 16 2/3। पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। एक बार दोबारा बताता हूं, मैं ये बता रहा हूं कि देखो कॉस्ट प्राइस वॉच की दी है, मार्क्ड प्राइस दी है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने क्या किया, डिस्काउंट परसेंट का हमने फॉर्मूला यूज किया, और डिस्काउंट परसेंट हमेशा दिया जाता है मार्क्ड प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू d/300 इंटू 100 आया। यहाँ से हमने डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट की वैल्यू 3y आई है। इस 3y में हम इस डिस्काउंट से ये निकाल रहे हैं कि हमने किस चीज को कितने में सेल किया। तो हमने 300 रुपए की चीज जो हमने मार्क्ड की थी उस पर हमने जब डिस्काउंट दिया तो ये इसका सेलिंग प्राइस निकलेगा, ये सेलिंग प्राइस आया। तो इस सेलिंग प्राइस भी हमें पता चल गया। हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 300 रुपए जो हमने मार्क किए थे उसमें से, ठीक है, तो हमने जो सेल किया, बेसिकली प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, तो हम चीज को 200 रुपए में खरीद के लाए थे कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हमेशा निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया, इससे हमारे पास प्रॉफिट आया। इसको हमने प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, और यहां से हमें एक y मिला, और y हमारे पास फाइनली आया है ए ऑप्शन 16 2/3। तो पूरी उम्मीद करता हूं यहां पे आपको चीजें समझ आई होंगी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। डन। तो यहां पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। Rakesh set up a factory with a capital of rupees 90,000. Ramesh joined him later. देखो राकेश ने खुद की फैक्ट्री चालू की है 90,000 रुपए लगा के, ठीक है, और रमेश ने बाद में ज्वाइन किया। तो राकेश ने जब फैक्ट्री लगाई है 90,000 के साथ, ठीक है, ये पूरा 12 महीने का इन्वेस्टमेंट है उसका, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि 90,000 रुपए के साथ अगर उसने कैपिटल के साथ कोई चीज चालू की है तो ये 12 महीने के हिसाब से आया है। जिस दिन से फैक्ट्री चालू हुई उस दिन से 12 महीने कैलकुलेशन चालू हो जाता है, ठीक है। अब रमेश ने क्योंकि बाद में ज्वाइन किया, ठीक है, 50,000 अमाउंट के साथ, तो द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 68,000। फाइंड व्हेन रमेश जॉइंड राकेश एज द पार्टनर। आप ये फाइंड करिए कि रमेश ने, ठीक है, कब ज्वाइन किया था राकेश को एज अ पार्टनर। अगर आपको ये दिया है कि राकेश शेयर इन द प्रॉफिट इज 48,000, अगर हमें ये दिया है कि राकेश का शेयर प्रॉफिट के अंदर 48,000 है, तो राकेश ने ही फैक्ट्री चालू की थी, डेफिनेटली उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि वो उसने शुरुआत में चीज़ की चालू की है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, और देखो इस क्वेश्चन को बहुत प्यारा, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो अभी तक के जो हमने 5 क्वेश्चन किए वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड थे, अब हम आ गए हैं पार्टनरशिप रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे फाइंड व्हेन रमेश जॉइंड राकेश एज द पार्टनर। ये पता करना है, मतलब वो कौन सा महीना था या कब, मतलब कुल मिला के महीने का नाम तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि शुरुआत में कुछ दिया नहीं है। हाँ, ये आप बता सकते हो कि रमेश ने कब ज्वाइन किया, कितने महीनों के बाद ज्वाइन किया, तो ये हम फाइंड कर लेंगे, आसान है। देखो यहां पे हम ऐसा बोलते हैं राकेश सेटअप अ फैक्ट्री विथ अ कैपिटल, तो राकेश का कैपिटल कितना है, तो राकेश इन्वेस्टेड या राकेश कैपिटल is equals to rupees 90,000 for 12 month, right? तो इसके हिसाब से मैं यहां पे लिखता हूं 90,000 रुपए 12 महीने के हिसाब से ये इसका कैपिटल होगा, 12 महीने के लिए 90,000 रुपए। चलो इसके बाद रमेश ने बाद में ज्वाइन किया, तो रमेश ने बाद में ज्वाइन किया, तो रमेश का जो इन्वेस्टमेंट है, रमेश कैपिटल इज रुपीज 50,000
50,000 रुपये। हमें नहीं पता रमेश ने कितने महीने के बाद ज्वाइन किया, ठीक है, तो जितने महीने के लिए किया, ठीक है, उसको हम x मान लेते हैं, फॉर x मंथ, फॉर x मंथ। और ये अगर मैं x निकालूंगा, सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा कि 50,000 इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो राकेश ने पूरा 12 महीने, राकेश ने ही फैक्ट्री चालू की थी, बाद में रमेश ने ज्वाइन किया है x मंथ के लिए 50,000 रुपए के साथ, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं 50,000 फॉर x मंथ मल्टीप्लाइड विथ x मंथ, डन, ये चीज। अब आगे ही बोला है हमें द टोटल प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 68,000, फाइंड व्हेन रमेश ज्वाइन। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 68,000 का हुआ है, इससे अभी हम बात नहीं करेंगे। हम इधर देख लेते हैं कि एक रेशियो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप में, हमें ये पढ़ा था कि जो लोग भी अपने पैसे के साथ काम में पार्टनरशिप में आते हैं, कुछ पैसा लेकर आते हैं, तो वो कितने पैसा लेकर आए, उन्होंने मेहनत चालू की, उसका सबसे पहले आप रेशियो निकाल लो। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि रेशियो ऑफ राकेश, अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो ऑफ राकेश इज टू रमेश, हम ऐसे सबसे पहले तो इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ये रेशियो निकल के आएगा 90,000, 90,000 मल्टीप्लाइड विथ 12 इज टू, ठीक है, 50,000 इज टू x, 50,000 इज टू x, मतलब 50,000 मल्टीप्लाइड विथ x, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो ये रेशियो जब निकलेगा तो ये आएगा 9 इंटू 12 इज 108 इज टू 5x। सर ये कैसे आया? तो भाई मैंने क्या किया, 9 इंटू 12 होता है 108, उसके आगे 4 जीरो और 5 के आगे भी 4 जीरो था, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। फ्रैक्शन आपको पता है ना, रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रेशियो तभी रेशियो बनेगा, जैसे मैंने बोला कि 2:4 है, तो ये गलत रेशियो बोलने का तरीका होता है। पहली बात तो रेशियो हम तभी बोल सकते हैं जब इसमें ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन ना बचे। अभी 2 और 4 में कॉमन फैक्टर हमें दिख रहे हैं, हम कॉमन फैक्टर को डिडक्ट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1। हम बोलेंगे 1:2 एक्चुअल में रेशियो है, तो 2:4 को हम सिंप्लीफाई करके जब लिखते हैं तो 1:2 होता है, डन। तो यहां पे भी मैंने वही किया, मैंने जो भी कॉमन फैक्टर्स थे उनको कट कर दिया। अब 108 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, डन। तो ये एक रेशियो निकल के आया और इसी रेशियो में अब उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप इस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरीके से बोलेंगे कि पेन मैं डिफरेंट कलर का ले लेता हूं सो दैट अब आपको चीजें समझ आए हम क्या कर रहे हैं। तो यहां पर अब हम बोलेंगे कि जो रेशियो निकल के आया, रेशियो ऑफ राकेश एंड रमेश, इसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन द रेशियो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमेशा कैसे होगा, तो रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के रूप में, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस चीज के लिए हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। अब देखो यहां पे हमें बोला है कि प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को, प्रॉफिट एट द एंड, एट द एंड हमने देखा प्रॉफिट हुआ है 68,000 का। तो 68,000 का जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 68,000 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ फाइनली, इस प्रॉफिट को हमें करना है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये भी इसी रेशियो में होगा। इसका मतलब 68,000 का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये आपका कितना आएगा, देखिए हम पीछे आ जाते हैं। तो यहां पे हमें क्वेश्चन में बोला था कि राकेश सेट अप अ फैक्ट्री विद अ कैपिटल ऑफ 90,000, रमेश जॉइंड हिम लेटर विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, द टोटल प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 68,000। अच्छा, यहां पे हमें दिया है कि राकेश ने उसमें से प्रॉफिट डिसाइड हुआ था 48,000 लेने का। तो राकेश का जो शेयर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है 48,000 रुपीज। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो जो हमने ब्लैंक शीट ली थी, हम यहां पे ऐसा लिख लेते हैं कि राकेश का जो शेयर है, राकेश शेयर इन प्रॉफिट, राकेश शेयर इन प्रॉफिट, इस प्रॉफिट के अंदर जो राकेश का शेयर है वो 48,000, बहुत क्लियरली हमें बोला है कि राकेश को 48,000 मिल गए, ठीक है। तो इसका मतलब रमेश को कितने मिले होंगे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, रमेश शेयर, देयरफॉर रमेश का जो शेयर होगा इन प्रॉफिट वो 20,000 होगा।
तो रमेश का शेयर 20,000 होगा। ये कैसे निकला भाई? मैंने क्या किया, मैंने 68,000 में से 48,000 को जब माइनस किया तो 20,000 जो बचा वो राकेश ले गया 48,000, रमेश को मिला 20,000। ये चीज समझ आ रही है? तो इसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि राकेश और रमेश का जो रेशियो है, पीछे मैंने अभी लिखा था कि प्रॉफिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, और रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल के आया 108:5x। तो इसका मतलब 108:5x के रेशियो में ही पैसा भी बटा होगा। राकेश का रेशियो था 108, मतलब 48,000:20,000। ये चीज समझ आ रही है? इसी रेशियो में ये पैसा बटा है, तो इन दोनों को हम इक्वलाइज कर देते हैं। यहां से हमें देखो x मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 108/5x विच इज इक्वल्स टू 48,000/20,000। डन। ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए। 20 मल्टीप्लाइड विथ 108, तो 108 के साथ ये 20 मल्टीप्लाई हो गया, और 48 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 5x। ठीक है? और अगर मुझे x निकालना है तो x हमारा आ जाएगा 108 मल्टीप्लाइड विथ 20 डिवाइडेड विथ 48 मल्टीप्लाइड विथ 5। और यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करने पे देखो 5 4 टाइम्स 20, और 4 से ये 48 कटा, 4 1 टाइम्स इज 4, 4 2 टाइम्स इज 8, तो 108/12। x की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 108/12, और 12 9 टाइम्स होता है 108, तो x की वैल्यू आ गई 9 मंथ। अब बात को समझना, मैंने ये क्या निकाला, ये अभी आंसर नहीं आया, ये अभी आंसर नहीं आया। x मैंने क्या लिया था? x एक्चुअली मैंने लिया था फॉर x मंथ, मतलब ये जो 50,000 ये लेकर आया था, ये 9 महीनों के लिए 50,000 लेकर आया था, सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ये बिजनेस में आया। ये 12 महीने के लिए था, ये बाद में ज्वाइन किया था, मतलब 9 मंथ के बाद। तो कितने महीनों के बाद ज्वाइन किया? आ गया आंसर। अब आपका आंसर आएगा, देखना। सिंस हमारा नाम क्या था? रमेश। रमेश 9 मंथ के लिए आया। सिंस रमेश joined for 3 months, for 9 month, हमारा आंसर एक्चुअली 3 है, ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा सिंस रमेश joined for 9 month, ठीक है? दैट मीन्स हम यहां पे लिख देते हैं, दैट मीन्स रमेश joined राकेश आफ्टर 3 months। डन है? तो 3 महीनों के बाद रमेश ने राकेश को ज्वाइन किया होगा। राकेश ने अकेला 3 महीने काम किया है, इसलिए उसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। हमारा आंसर एक्चुअल में ये है। 12 में से 9 गए, 3 बचेंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रमेश जो है वो सिर्फ 9 महीनों के लिए आया था, ठीक है? तो उसने जब अकेले राकेश ने 3 महीने काम किया, उस 3 महीने के बाद रमेश ने ज्वाइन किया। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड व्हेन रमेश ज्वाइंड। रमेश ने कब ज्वाइन किया है? तो रमेश ने आफ्टर 3 मंथ्स ज्वाइन किया। क्लियर है ये चीज? एक बहुत प्यारा सवाल पार्टनरशिप से रिलेटेड, और इस तरह के क्वेश्चंस हमें कहीं ना कहीं एनटीएससी लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखने को मिलते हैं। डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है नरेश, गोपी एंड सारथ स्टार्टेड अ बिजनेस। 3 लोग अब देखो बिजनेस में आए, नरेश भी आया है, गोपी भी आया है, सारथ भी आया है। तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000, ₹20,000 एंड ₹20,000। नरेश ने 10,000 लगाए, गोपी ने 20,000 लगाए, सारथ ने 20,000 लगाए, रिस्पेक्टिवली। वर्ड का मतलब ये है, ठीक है? आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद गोपी ने पैसा निकलवा लिया। गोपी विड्रू एन अमाउंट, कितना? सिर्फ 5,000 रुपए। तो गोपी ने एक्चुअली दिए थे 20,000, 20,000 में से उसने 5,000 वापस ले लिए 6 महीने के बाद, ठीक है? फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 3 more month सारथ बॉट इन 10,000। अच्छा,
अब सारथ ने अपना काम चालू किया था, सारथ ने बिजनेस की शुरुआत में 20,000 लगाए, बाद में सारथ 10,000 रुपए लेकर और आया है। कब? 3 महीने के बाद। तो पहले तो 3 महीने का जो है पैसा वो है 10,000, 20,000 और 20,000। 3 महीने के बाद सारथ ने क्या किया है, 10,000 और डाले हैं, और गोपी ने 6 महीने के बाद 5,000 विड्रू कर लिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल अमाउंट प्रॉफिट अर्न इज 36,000। अब देखो यहां पे साल के अंत में तीनों दोस्त बैठे साथ में, तीनों जो पार्टनर थे वो बैठे साथ में, उन्होंने देखा टोटल कंपनी में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 36,000 का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट सब में बंटना चाहिए, ठीक है। तो देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। आप बताओ हर पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा इस 36,000 में से। ये है आपका मेन क्वेश्चन। क्लियर? अब हिंदी तो मैंने समझा दी है, मूव करते हैं सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो तीनों का पैसा निकालना है, 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों के बीच में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा समझना है इस चीज को। देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। नरेश इन्वेस्टेड, नरेश ने कुछ नहीं किया, ना एक्स्ट्रा पैसा लेकर आया, ना ही उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया। नरेश ने लगाया ही मात्र 10,000 था, तो ये 10,000 इसने 12 महीने के लिए लगाया होगा। नरेश इन्वेस्टेड रुपीज 10,000, ठीक है, फॉर 12 मंथ। 12 महीनों के लिए नरेश ने इतना पैसा दिया, ठीक है। अगर मैं गोपी के केस की बात करूं तो गोपी ने इन्वेस्ट कितना किया, तो गोपी इन्वेस्टेड रुपीज 20,000। गोपी ने 20,000 इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, फॉर 6 मंथ, एंड 5,000 विड्रू कर लिए, ठीक है। इसका मतलब अब 20,000 में से जब वो 5,000 निकाल लेगा तो 15,000 बचेंगे, एंड रुपीज 50,000 एंड रुपीज 15,000 फॉर अनदर 6 मंथ। अब उसका जो पैसा है वो सिर्फ 15,000 है बाद के 6 महीनों के लिए। तो ये पूरे 12 महीने के लिए नहीं था, मतलब 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना था, तो 6 महीने के लिए 20,000 और बाकी के 6 महीनों के लिए 15,000। ये चीज आपको बहुत समझ के चलनी पड़ेगी। आगे नाम हमें दिया है सारथ का। देखो सारथ ने क्या किया, तो सारथ ने इन्वेस्ट किया है 20,000, तो सारथ इन्वेस्टेड रुपीज 20,000 फॉर कितने मंथ के लिए इसने 20,000 इन्वेस्ट किया, ये मायने रखता है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्या दिया है हमें, इसको समझिएगा। एक काम करते हैं, पहले तो हम इस चीज को थोड़ा सा लाइन हटा देते हैं, चीजें आपको साफ दिखे। चलो इधर ध्यान देना, फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो नरेश और सारथ की बात हुई थी, नरेश को थोड़ा सा हाईलाइट कर ले। तो नरेश को व्हाइट पेन से नाम आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं, नरेश, गोपी, और यहाँ पे एक सारथ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 3 लोगों का डाटा आपको दिया हुआ है, वही हम नोट कर रहे हैं। चलिए, इसमें इसने बोला था कि सारथ 10,000 रुपये और लेकर आया है, बट कब लेकर आया वो मायने रखता है। आफ्टर 6 मंथ गोपी विड्रू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 मोर मंथ। इस वर्ड का मतलब आपको मेन है समझना जरूरी, ठीक है। जब गोपी ने 5,000 निकाले 6 महीने के बाद, ठीक है, और उसके 3 महीने के और बाद में, मतलब 9 महीने के बाद जो सारथ है वो 10,000 रुपये लेकर आया, तो सारथ इन्वेस्टेड रुपीज 20,000 फॉर 9 मंथ। यहां पे हम लिखेंगे 9 मंथ्स के लिए सारथ ने 20,000 दिए, एंड 10,000 रुपीज और वो लेकर आया, एंड रुपीज 10,000 मोर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। देखो जब गोपी ने अपने 15,000 रुपए 6 महीने के लिए फंसाए, उसने 6 महीने के बाद 5,000 निकाल लिए थे, उसके बाद की बात हो रही है। तो गोपी ने जब ये किया, उसके 6 महीने के बाद गोपी ने ये किया, तो 6 महीने के बाद 3 महीने और, तो 6 महीने के बाद जब गोपी ने अपना 5,000 निकाला, उसके 3 महीने के और बाद में सारथ 10,000 रुपये लेकर आ गया।
तो क्योंकि गोपी ने पैसा निकाला, हो सकता है कुछ पैसा कम पड़ रहा हो, तो सारथ ने बोला मैं 10,000 और ले आता हूं। तो सारथ ने 9 महीने तक तो 20,000 चलाए, उसके बाद वो 10,000 और लेकर आया है। तो इसके लिए अब हम आ जाते हैं इनके टोटल इन्वेस्टमेंट पे। देखो नरेश ने कितना इन्वेस्ट किया, तो नरेश ने टोटल इन्वेस्ट किया है 10,000 12 महीने के लिए, मतलब 1,20,000 रुपए। डन है ये चीज, ठीक है। गोपी ने कितना इन्वेस्ट किया, तो गोपी ने इन्वेस्ट किया है आपका 20,000 6 महीने के लिए, मतलब 1,20,000 रुपए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 6 महीने के लिए 15,000 रुपए। तो 6 महीने के लिए 15,000 के हिसाब से वो 1,20,000 में ऐड होगा, तो 15 इंटू 6 कर लीजिए, तो ये आएगा 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए और दिए, क्लियर। और ये इनका पैसा टोटल जो है गोपी वाला पार्ट, ये आपका आ जाएगा 40, ठीक है। तो 40 यहाँ, 40 यहाँ, 9 + 2 = 11, 11 का 1 कैरी 1, तो 2,10,000 ये हुए आपके गोपी के। और सारथ ने कितना दिया, तो 20,000 9 महीने के लिए। तो 20,000 9 महीने के लिए मतलब 2 × 9 = 18, 1,80,000 रुपये 9 महीने तक इसने चलाए। प्लस ये 10,000 और लेकर आया 3 महीने के लिए, मतलब 30,000 रुपये। 3 × 10,000, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपये। तो ये 30,000 रुपये और लेकर आया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसका कितना था, तो ये था 1,80,000 प्लस 30,000, ये आपका आ जाएगा 40, 8 + 3 होता है 9, 10, 11, 11 का 1 कैरी 1, तो 2,10,000 इसका भी आ जाएगा। डन है। तो 9 × 2 = 18, 1,80,000 9 महीने के लिए, और 10,000 × 3 महीने के लिए, तो ये 30,000 रुपये, और 30,000 प्लस 1,80,000 ये होता है 2,10,000 रुपये टोटल। 2,10,000 गोपी का भी है, 2,10,000 सारथ का भी है, और नरेश का है सिर्फ 1,20,000। तो इस चीज का अब हम निकालेंगे रेशियो। हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट। चलो इस ब्लैंक शीट में समझना, तो अगर मैं रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करूं, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट किसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3 पार्टनर्स का। और वो 3 पार्टनर्स का नाम क्या था, तो वो था नरेश, गोपी एंड सारथ। तो यहां पे ये आ जाएगा नरेश = गोपी = सारथ, ठीक है। तो ये जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यही बन जाएगा रेशियो किसके लिए, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नरेश का था 1,20,000, 1,20,000 = गोपी का था 2,10,000, डन। और ऐसे सारथ का था 2,10,000, ठीक है। तो 2,10,000 ये भी हो गया, 2 मिनट होल्ड करिएगा। तो ये रहा 2,10,000। अब इसका रेशियो कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 12:21:21, और यहाँ से 3 रिमूव कर दो, अभी भी 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो 3 4 × 12, 3 7 × 21 एंड 3 7 × 21। क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, कहीं पे हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई। नरेश इन्वेस्टेड ₹10,000, ठीक है। तो 10,000 × 12 मंथ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 10,000 × 12 मंथ, 1,20,000 ये हो गया। गोपी इन्वेस्टेड 1,20,000 फॉर 20,000 फॉर 6 मंथ, तो ये 1,20,000 एंड 15,000 फॉर 6 मंथ, मतलब 90,000, तो 2,10,000। सारथ इन्वेस्टेड ₹20,000, तो सारथ और गोपी दोनों का इन्वेस्टमेंट एक जैसा था, लेकिन इसने आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मोर मंथ, तो इसके 3 महीने के बाद सारथ ने क्या किया, तो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं सारथ ने और ज़्यादा, तो 10,000 और ज़्यादा इन्वेस्ट किए, मतलब वो 30,000 लेकर आया। तो 30 + 20, अरे नहीं, यहाँ पे हमसे गलती हुई है, 2 मिनट इसको समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 30,000 ऐड नहीं होगा भाई, इसने 20,000 9 महीने के हिसाब से दिए, तो ये तो है आपका 1,80,000। इसके बाद इसने 10,000 और दिए हैं बाकी के 3 महीने के लिए, तो पहले तो 20,000 भी थे ना, तो दैट मीन्स एंड ₹10,000 मोर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब वो जो 30,000 हो जाएंगे, 20 + 10 30 फॉर 3 मंथ्स। तो अब 30,000 फॉर 3 मंथ्स रहेगा, जो कि 90,000 आएगा। यहाँ पर यहाँ 90,000 आना चाहिए था। डन। तो ये 30,000, 10,000 और ज्यादा दिए, पहले से ऑलरेडी 20,000 थे उसके जमा,
तो वो 3 महीने जो आगे के हैं वो 30,000 के हिसाब से कैलकुलेट होंगे, जो कि 90,000 आएगा। और ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी 4 0, और फिर उसके बाद 8 + 8 16, 17, 17 का 7 कैरी 1, तो 2,70,000, 2,70,000 है इसका। तो ये 2,70,000 का यहाँ पे रेशियो बनेगा, ये आपका आ जाएगा 2,70,000, 2,70,000। और यहाँ पे ये आएगा 27, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3, अब कॉमन हटेगा तो यहाँ पे रेशियो आएगा 9। ठीक है, तो ये रेशियो आपको ठीक करना है, ये आ जाएगा 4:7:9 का, ये रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ये रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डन। अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास 3 दोस्त हैं, नरेश को कितना मिलेगा, तो नरेश को मिलेगा 4 + 7 इज, तो 7 + 9 इज 16, 16 + 4 इज 20, तो 4 पार्ट आउट ऑफ 20 नरेश को मिलेंगे। गोपी को कितना मिलेगा, तो गोपी को मिलेगा 7 पार्ट आउट ऑफ 20। एंड नरेश गोपी के बाद तीसरा बंदा जो है सारथ है, सारथ को कितना मिलेगा, तो सारथ को मिलेगा 9 पार्ट्स आउट ऑफ 20। और प्रॉफिट था कितना, तो प्रॉफिट उन्होंने हमें दिया 36,000 का, पीछे आ जाते हैं, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट हमें दिया है 36,000 का। तो ये प्रॉफिट को अब हम बांट लेते हैं, तो ये प्रॉफिट अब यहाँ बटेगा। चलो आ जाते हैं नरेश के केस में। तो नरेश के केस में 4 पार्ट्स आउट ऑफ 20 किसका, 36,000 का। ठीक है, ऐसे ही नरेश के बाद नेक्स्ट नाम था गोपी, गोपी को मिले हैं 7 पार्ट्स आउट ऑफ 20 किसके, 36,000 के। और फिर इसके बाद था सारथ, सारथ को मिले हैं 9 पार्ट्स आउट ऑफ 20, ठीक है, किसका, 36,000 का। तो इस तरीके से अब आप वैल्यूज निकाल लीजिए। तो कुल मिला के ये आपका आ जाएगा, एक 0 से 0 गया, 2 से ये 4 गया, तो 2 टाइम्स ऑफ 3600, ये आ जाएंगे 2 0, 2 × 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 7,200 रुपीस ये नरेश को मिलेंगे प्रॉफिट का। ठीक है, गोपी को कितना मिलेगा, तो गोपी को मिलेगा 0 टाइम्स ये 0 गया, 7 मल्टीप्लाइड विथ 2 1 टाइम्स, 2 8 टाइम्स 16 और 2 0, तो ये आ जाएगा 7 × 8 इज 56, 5 7 1 टाइम्स इज 7, 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये मिलेगा 12,600 रुपये गोपी को। और सारथ को कितना मिलेगा, तो सारथ को मिलेगा 0 से ये 0 कटा, ठीक है, 9 मल्टीप्लाइड विथ 2 1 टाइम्स 2 2 8 टाइम्स 16 2 0, इनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। 9 × 8 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 72, 7 ऊपर कैरी, और 9 1 टाइम्स इज 9 + 7 इज 16, तो 16,200 रुपये ये आपको मिलेंगे सारथ को। डन है, तो ये रुपीस का हमने सिंबल लगा दिया, ये हमारा आंसर है 7,200, 12,600 एंड 16,200। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन अ बिजनेस PQR एंड S आर 4 पार्टनर्स। अब टोटल 4 दोस्तों की बात हो रही है। 2 दोस्तों से हमने चालू किया था, अगर आप पहले देखें क्वेश्चन नंबर 6 से हमने चालू किया था, 6 7, 2 पार्टनर 3 पार्टनर, अब आ गए हैं 4 पार्टनर, 4 पार्टनर्स। P इन्वेस्टमेंट इज ट्वाइस ऑफ R इन्वेस्टमेंट। R ने जितना इन्वेस्ट किया है P ने उसका ट्वाइस किया है। Q ने, चलो लिखते हुए चलते हैं, P's इन्वेस्टमेंट is equals to twice of R's इन्वेस्टमेंट। ये हमें स्टेटमेंट दिया है। डन। फिर हमें बोला Q's इन्वेस्टमेंट, Q ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो Q's इन्वेस्टमेंट इज 1/4 ऑफ S इन्वेस्टमेंट, 1/4 ऑफ S इन्वेस्टमेंट।
एस ने जितना भी इन्वेस्ट किया, एंड पी एंड क्यू इन्वेस्टेड इक्वली, और ये क्लियरली बोला है कि पीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्यूज इन्वेस्टमेंट। ये स्टेटमेंट बहुत काम का है, जो आगे हमें काम आने वाला है, ठीक है। इन्होंने इक्वली इन्वेस्ट किया है तो दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 13,000, अगर प्रॉफिट टोटल जो है वो 13,000 रुपए का हुआ है साल के अंत में, तो देन फाइंड द सम ऑफ द शेयर्स ऑफ पी एंड आर इन द प्रॉफिट। आप बताइए कि कितना पी और आर का अमाउंट का सम होगा, ठीक है। सम बताना है, तो इन दोनों का पी आर मतलब कुल मिला के आपको पी क्यू आर एस चारों दोस्तों का अलग अलग निकालना है। अलग अलग वैल्यू निकालने के बाद हम लोग उन वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखो पीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्यूज इन्वेस्टमेंट, और पी का इन्वेस्टमेंट है ट्वाइस ऑफ आर्स इन्वेस्टमेंट, और क्यू का इन्वेस्टमेंट है 1/4 ऑफ एस इन्वेस्टमेंट। मुझे और कहीं पे कुछ नहीं दिया, तो पीज इन्वेस्टमेंट इज ट्वाइस ऑफ आर्स इन्वेस्टमेंट, क्यूज इन्वेस्टमेंट इज 1/4 ऑफ एस इन्वेस्टमेंट, एंड P and Q invested equally, ठीक है। तो यहां पर if the total profit at the end of the year is 13,000, then find the sum of the shares of P and R in the profit। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि मुझे R और S के बारे में कुछ नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए इधर समझना। चार दोस्त हैं P, Q, R एंड S, ठीक है। तो P का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 टाइम्स ऑफ R है, ठीक है, और जो Q का इन्वेस्टमेंट है वो 1/4 ऑफ S है, मतलब S/4 कर देते हैं। और R का इन्वेस्टमेंट क्या है ये हमें नहीं पता, S का इन्वेस्टमेंट क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है टोटल 13,000 रुपए का, और इन द एंड ऑफ द ईयर इज 13,000, देन फाइंड द सम ऑफ द शेयर्स ऑफ P एंड R इन द प्रॉफिट। अब अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं, तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ R, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा S, और ये आ जाएगा 4R, और ये आ जाएगा 4S। S का इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 टाइम्स ऑफ S, ठीक है। तो ये एक रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। और कोई चीज हम इसमें कर सकते हैं, तो कुल मिला के देखो अभी कॉमन इसमें से चीजें नहीं कट रही, बट R और S के टर्म्स में चीजें आ गई हैं, और इसी रेशियो में अब बटेगा इनका प्रॉफिट 13,000। तो 13,000 इस रेशियो में जब बटना होगा तो वो कैसे बटेगा, देखिए यहाँ पे हमें एक तो इनके टर्म्स को कॉमन करना पड़ेगा। पीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्यूज इन्वेस्टमेंट, तो हम इस स्टेटमेंट को अगर यूज करते हैं, इस स्टेटमेंट को, तो हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ R इज इक्वल्स टू S/4। दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करता हूं तो यहां से या तो मैं S की वैल्यू निकाल लूं, S की वैल्यू R के टर्म्स में आ जाएगी, 4 × 2 8R आ जाएगा, तो S की वैल्यू आ जाएगी 8R। हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर P is to Q is to R की बात क्योंकि कर रहे हैं, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। तो P का इन्वेस्टमेंट तो 2 टाइम्स ऑफ R है, S का इन्वेस्टमेंट, और S की वैल्यू आई है 8R, तो यहाँ पे S का इन्वेस्टमेंट देखो, Q का इन्वेस्टमेंट है 1/4 ऑफ S, ठीक है। और R के टर्म्स में अगर सब कुछ लिखूं तो देखो ये वाला जो S है, S का इन्वेस्टमेंट कितना आया, तो S का अकेला जो इन्वेस्टमेंट आया है, देयरफॉर ये हमें देगा S इज इक्वल्स टू 4 × 2 इज 8R। तो ये S का इन्वेस्टमेंट आया। S ने कितना दिया, 8 टाइम्स ऑफ R, तो यहाँ पे मैं 8 टाइम्स ऑफ R लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी जहाँ पे S लिखा हुआ है, इस S की जगह भी मैं लिख सकता हूं 8 टाइम्स ऑफ R। डन। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो 8 टाइम्स ऑफ R, यहां पे इस पूरी चीज को हम यहां से हटा के यहाँ पे क्लियर हैंडराइटिंग में लिख देते हैं 8R टाइम्स ऑफ 4, 1/4 ऑफ S। S की वैल्यू 8R आई है, ठीक है। रेशियो निकाल लेते हैं, सब कुछ देखो R के टर्म्स में आ गया, तो कॉमन
फैक्टर्स तो हम पहले कट कर दें, तो ये आएगा 2:4, 2 टाइम्स 8:1:8। और कुछ भी अब कॉमन सब में नहीं दिख रहा, देखो आर कॉमन दिख रहा था वो हमने काट दिया। 8/4 तो 4 2 टाइम्स 8 इसलिए 2 आया, तो 2:2:1, आर हट गया तो 1 बचेगा, 8। ये रेशियो को अब हम फॉलो करेंगे। डन है। तो 8 + 5, तो ये कर दो, 2 + 2 इज 4, 4 + 1 इज 5, 5 + 8, तो ये हमारा आएगा 13। इनका सम टोटल आएगा 13। तो P का इन्वेस्टमेंट कितना आया कुल मिला के? P का इन्वेस्टमेंट आया 2 पार्ट्स आउट ऑफ 13। Q का कितना आया? तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 13। R का कितना आया? तो R का आया 1 पार्ट आउट ऑफ 13। एंड ऐसे ही S का कितना आया? तो S का आया 8 पार्ट्स आउट ऑफ 13। डन। ये चीज अब हम इस रेशियो को बांटेंगे किसको? 13,000 को। तो चलिए एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और यहां पे हम सबसे पहले तो P की वैल्यू निकालते हैं। तो P का 13,000 मतलब 2 आउट ऑफ 13, और 13,000 को ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 13,000 का 2 पार्ट आउट ऑफ 13 हमें कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पे देखना 2/13 P का रेशियो था, ठीक है। तो P का हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये P को मिले हैं टोटल 2 × 1000, दैट इज 2,000 रुपीज। ऐसे Q को भी मिले हैं 2 पार्ट्स आउट ऑफ 13, 13,000 के, तो ये वैल्यू भी 2,000 रुपीज आएगा। डन। Q के लिए बॉक्स में डाल देते हैं, P के लिए भी हम यहां पर 2 मिनट, P के लिए हम यहां पर इसको डाल देते हैं, तो ये P का भी 2,000 रुपीज आया। R को कितना मिला है? तो R को 1 पार्ट आउट ऑफ 13 मिला है। यस, R को 1 पार्ट आउट ऑफ 13 मिला है, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 13 13,000 अमाउंट का, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपीज। ये R को डाल दिया। P Q R S, और S को कितना मिला? तो 8 पार्ट आउट ऑफ 13 मिले हैं 13,000 में से, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1,000 मतलब 8,000 रुपीज फॉर S। तो आप देखिएगा यहां पे, चलिए हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 13,000 देन फाइंड द सम ऑफ द शेयर्स ऑफ P एंड R, ठीक है। तो P एंड R का सम ऑफ द शेयर, तो P एंड R मतलब 2,000 + 1,000, तो P + R हमसे मांगा है। तो P का है 2,000 प्रॉफिट प्लस R का है 1,000 प्रॉफिट, तो 2,000 + 1,000 होता है 3,000। तो टोटल इनका जो सम टोटल आया है इन प्रॉफिट वो आया है 3,000 रुपीज। पीछे आके ऑप्शन देखें तो 3,000 रुपीज, ये बी ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया आपका यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 एक आसान क्वेश्चन, रामू बाइज एन ओल्ड स्कूटर। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। तो रामू ने एक ओल्ड स्कूटर लिया है 4,700 का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल्स टू ₹4,700। उसने 800 रुपये में स्कूटर को ठीक कराया, ठीक है। तो यहाँ पे रिपेयर कॉस्ट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें एक रिपेयरिंग कॉस्ट दी हुई है। तो रिपेयरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये रिपेयरिंग कॉस्ट हमें दी है 800 रुपये। इसका मतलब स्कूटर का टोटल कॉस्ट प्राइस अब मुझे कितने का पड़ा? तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर, जब भी हम किसी रिपेयरिंग या इन सब कामों में चीज़ें ठीक कराते हैं तो रिपेयरिंग या उसमें जो भी हमने बाद में पेंटिंग कराया, हमने कुछ काम करवाया सेकेंड हैंड मटेरियल में, तो वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। मतलब 4,700 में 800 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा हमारा 500, ठीक है, 5,500 रुपीज़। अभी देखिएगा ये हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई है और उसने वो स्कूटर बेच दिया 5,800 का। तो सेल प्राइस ऑफ स्कूटर, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर ये है हमारा कितना? तो ₹5,800
में उसने स्कूटर बेच दिया। हिज गेन परसेंट, कॉमन सी बात है, उसको गेन हुआ है तो उसको गेन हुआ है, उसने ज़्यादा की चीज़ बेची है कम की खरीद के, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस है 5,800 और उसने खर्चा किया था सिर्फ 5,500, ठीक है। तो उसको गेन हुआ, और गेन कितने का हुआ है, फायदा कितने का हुआ है, तो आप देखेंगे 5,800 में से 5,500 गया तो ये बचा 300 रुपये, तो 300 रुपीज़ का गेन हुआ। आंसर नहीं आया क्योंकि गेन परसेंट पूछा है, कई स्टूडेंट यहां गलती करके आते हैं। गेन परसेंट होगा, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100, और गेन है हमारा 300 रुपये, लागत हमारी लगी थी कितनी, 5,500 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 100, ये आपको गेन परसेंट दे देगा। तो गेन परसेंट फाइनली 2 0 से ये 2 0 कटे, ठीक है। 5 1 टाइम्स 5, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10 एंड 0, तो 3 इंटू 20 इज 60 एंड 60/11, तो ये आपका गेन परसेंट, या तो आप डेसिमल में निकाल लो, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है तो देखो 60/11, तो 55 + 5 इज 60/11। मैं कहूँगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें आंसर दिया है 5/11, ये हमारा आंसर आ गया 5/11%। डन है। तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन यहाँ ना लगाते हुए मैं बोल देता हूँ गेन परसेंट मेरा आया है 5/11, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। व्हाट इज द गेन परसेंट, तो 5/11% इज द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार से आपने टोटल 9 क्वेश्चन कर लिए सॉल्व। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में देखिएगा। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, अगर मैं बेचने वाली प्राइस को, सेलिंग प्राइस को डबल कर देता हूं, ठीक है, द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, द प्रॉफिट ट्रिपल्स। इस केस में जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट 3 गुना होगा। तो पहले कुछ प्रॉफिट हो रहा था, मैं कहता हूं किसी चीज का तुमने एसपी डिसाइड किया था, कितना डिसाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझो। देखो मैंने बोला कि मैं कोई चीज़ सेलिंग प्राइस, ठीक है, मैंने कोई चीज़ x रुपीज़ में बेची, डन, मैंने कोई चीज़ x रुपीज़ में बेची। अगर मैं बेचने की कॉस्ट को डबल कर देता हूँ, बेचने वाले रेट को अगर मैं डबल कर देता हूँ, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, ठीक है, द प्रॉफिट ट्रिपल्स, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट 3 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब देखो प्रॉफिट परसेंट का एक्चुअली फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100, यही होता है। इसको थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन जब हम करना सीखते हैं तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100। और थोड़ा सा इसको और ऑल्ट्रेशन खेल लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड विथ सीपी, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड विथ सीपी, ठीक है, तो ये आएगा, ये सीपी यहां चले आएगा अपॉन में 100 विच इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ये एक्चुअल चीज होती है। अभी हम क्वेश्चंस को नहीं देख रहे, ये डबल वाली बात अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ एसपी सेलिंग प्राइस कैसे आती है। तो सेलिंग प्राइस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है और ये सीपी अगर यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी प्लस सीपी, और इसके नीचे ऑलरेडी 100 था, ये रहा 100, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है एसपी की निकल के, सेलिंग प्राइस की। इसको थोड़ा सा अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं इनका यहाँ से अगर मैं सीपी कॉमन ले लेता हूँ तो सीपी आप बाहर कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये एक्चुअल वैसे होता है, एसपी क्या है, ये है एसपी। अगर ये कह रहा है मैं एसपी को डबल कर दूं, अगर मैं एसपी को डबल कर देता हूं तो प्रॉफिट जो है वो ट्रिपल हो रहा है, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है मतलब यहां पे 3 गुना प्रॉफिट बढ़ रहा है अगर आप एसपी को डबल कर रहे हो, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, उस केस में आप प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा।
तो यहां पे अगर मैं एसपी को एक्स रुपीज मान लेता हूं, एक अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूं, अगर मैं सेलिंग प्राइस को यहां पे एक्स रुपीज मान लेता हूं, अब देखो, अब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये एक्चुअली होता है। अब हम क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझना। लेट सीपी, और सीपी को मैं बोल देता हूं वाई रुपीज। तो देखो प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, तो प्रॉफिट हमेशा हमें होता है, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो एसपी माइनस सीपी होता है, डन, यही होता है। तो इस केस में हम अगर इस चीज को नोटिस करें तो प्रॉफिट ये कह रहा है x माइनस वाई हुआ, डन। प्रॉफिट अगर मैं एसपी को x मान लेता हूं, सीपी को y मान लेता हूं, तो प्रॉफिट x माइनस वाई होगा। ये बोल रहा है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर देता हूं, अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर देता हूं तो 2x माइनस, और कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी, वो वाई रहेगी। कॉस्ट प्राइस, भाई मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा वाई रुपीज का, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। सेलिंग प्राइस को अगर मैं डबल कर देता हूं तो इस केस में जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो है वो 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स किसका, x माइनस वाई का। ये जो इक्वेशन बनी है, अगर मैंने जो अभी पहले किया, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना के आपको दिखाता हूँ। देखो अभी मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा था, ठीक है, तो फॉर्मूले से हम अभी 2 मिनट के लिए एक्स और वाई वेरिएबल पे आ गए। हम इसको क्या सोच रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस अगर वाई है और उसको अगर मैं एक्स रुपीज़ में बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट एक्स माइनस वाई होगा। लेकिन अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर देता हूं, जैसा मैंने किया 2x माइनस वाई कर देता हूं, ठीक है, तो इस केस में 2x माइनस वाई करने पे जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाएगा। प्रॉफिट था x माइनस वाई, वो 3 गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। इसको सॉल्व करिए तो 2x यहां चला जाएगा और ये प्लस 3y यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। और इसको सॉल्व करने पे ये हमें देगा, मैं इसको भी क्लियर कर ही देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत अब मुझे लग नहीं रही है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से इसको हटा देते हैं, आंसर यहीं से हमें निकलता हुआ दिख जाएगा। देखना, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 3y माइनस वाई मतलब 2y विच इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। तो देखो x हमने क्या लिया था, SP लिया था, तो हमें ये समझ आ गया कि हमने प्रोडक्ट बेचा कितने का है, तो हमने प्रोडक्ट बेचा है 2y में। इसको अगर मैं बॉक्स में डाल दूं और प्रॉफिट परसेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनटू 100 हम करते हैं, डन है। देखो अगर मैं नई चीज अप्लाई करता हूं, जो नई चीज का प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो नई चीज में जो हमने किया था, यहाँ पे हमने प्रॉफिट को क्या किया था, प्रॉफिट 3 गुना हो रहा था, ठीक है, और यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया था। तो सेलिंग प्राइस डबल करने पे, ठीक है, डबल करने पे हमने एक वैल्यू निकाली है x इज इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल्स टू 2y। ये जो चीज हमने निकाली है इसको समझना। प्रॉफिट कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस इज x, ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पता है SP माइनस CP अपॉन CP कर दो। अब किसी चीज का कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी y था, तो यहां पे हम बोल सकते हैं 2y बाय y, या तो हम ऐसा बोल दें कि इसको भी हटा देते हैं, चलो देखना, अगर हम ऐसा बोल देते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट की तो फिक्स है y रुपीज इंटू 100, ठीक है, और यहां पे जो तुम्हारा ये x निकल के आया, ये x क्या निकल के आया है, SP, x क्या था, XP की वैल्यू थी, और y क्या है तुम्हारा, CP है, तो y CP है। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट हमें कितना होगा, तो SP माइनस CP इज, तो प्रॉफिट देखो इस केस में हम अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट हमारा होगा, SP है x मतलब 2y माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ दी y, तो ये हमारी वैल्यू आएगी y, तो प्रॉफिट हमें हुआ है y। इस प्रॉफिट को हम उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो y बाय y इंटू 100, हम कहेंगे 100% प्रॉफिट हुआ, बस यही हमारा आंसर है।
प्रॉफिट इज 100%। क्या किया है इस चीज को समझना, हम एक बार अगर मैं दोबारा से समझाऊं पूरी चीज, तो मैं एक ब्लैंक शीट पे समझा देता हूं। देखो ब्लैंक शीट ले लेता हूं। यहां पे मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले इनिशियल में मैंने यहां पर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस मैंने y रुपीज मान लिया था, और मैंने उसी चीज की सेलिंग प्राइस को x रुपीज मान लिया था। मैंने कोई चीज y में खरीदी, x में बेच दी। इस केस में से अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, ठीक है। तो ये ओल्ड है, ठीक है, ये ओल्ड प्रॉफिट है। तो इस केस में जो प्रॉफिट आया वो मेरा प्रॉफिट आया x माइनस वाई। डन। अब ये कह रहा है न्यू वन में, ये तो पूरी ओल्ड की कहानी थी। न्यू केस ये क्या बोल रहा है, तो न्यू केस में ये बोल रहा है अगर मैं किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस सेम रहने देता हूं, ठीक है, और मैं उसकी सेलिंग प्राइस को अगर मैं डबल कर देता हूं, तो 2 टाइम्स कर देता हूं, पहले जो था उसका 2 टाइम्स कर दिया, ऐसा कर देता हूं, तो इस केस का प्रॉफिट देखो क्या होगा, तो इस केस का प्रॉफिट होगा 2x माइनस वाई। डन। SP माइनस CP, तो ये एक प्रॉफिट होगा। और ये बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट हुआ इसकी एक वैल्यू है, और वो क्या है 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स प्रॉफिट क्या था, x माइनस वाई था, तो इस प्रॉफिट को अगर मैं यहां डालता हूं तो ये 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। और इसी को हमने सॉल्व किया, ये हमारी मेन कंडीशन थी। हमने क्या किया है, हमने एक तो ये वाला प्रॉफिट इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इस प्रॉफिट के अंदर। डन। इस x माइनस वाई को यहां रखा, तो जब ऐसा हो रहा है तब पुराना जो प्रॉफिट था वो 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो 3 मल्टीप्लाइड विद x माइनस वाई, इसको हमने सॉल्व किया, तो यहां से आया था 3x माइनस 3y विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। इसको रीअरेंजमेंट किया तो ये हो गया 3x माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 3y। और यहां से हमें एक वैल्यू मिली, वो हमें मिली थी x इज इक्वल्स टू 2y। डन। तो x इज इक्वल्स टू 2y। x क्या लिया था हमने, तो इस केस में x था हमारा सेलिंग प्राइस, इनिशियल केस में x था हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो 3 गुना हो रहा है, तो यहां से प्रॉफिट परसेंट इसका कैलकुलेट किया, और इस केस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, वो तुम्हारा प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड विथ 100। डन। और ये CP था हमारा y मल्टीप्लाइड विथ 100, इस केस में प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ, 2x माइनस वाई, और x की वैल्यू है 2y, तो x की वैल्यू है 2y, वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे प्रॉफिट की जगह पे, हमें आंसर 100% मिलेगा, वो y ही निकल के आएगा कुल मिला के। तो प्रॉफिट हमें कितना होगा, तो SP माइनस CP कर दो, SP की वैल्यू 2x की वैल्यू आप देखो 2x, तो ये हमने जो x निकाला ये 2y को हमने यहाँ पे देखो सब्सटीट्यूट किया था। पीछे वाले में हमने क्या किया था, 100% कैसे आया था, हमने y बाय वाई इंटू 100 कर दिया, तो प्रॉफिट हमने निकाला, प्रॉफिट था हमारा 2y माइनस वाई, तो हमने नए केस का एक प्रॉफिट निकाला, नए केस में प्रॉफिट निकाला 2y माइनस वाई। यही चीज मैं आपको दोबारा से समझा रहा था कि प्रॉफिट हम नया वाला निकालेंगे। डन है। तो वो हमारा नया प्रॉफिट निकलेगा जो था उसमें से माइनस वाई कर दो। डन। ठीक है, तो SP माइनस CP, हम SP माइनस CP करेंगे, SP की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है, वो हमारी SP की वैल्यू, x की वैल्यू आई है 2y, 2y में से y माइनस करो तो यहाँ पे y आएगा, y अपॉन y से कैंसिल करो, 100% हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा। इसी प्रकार से ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं पूरे सॉल्व। चलो अब फाइनली हम आपको लास्ट में ये बता देते हैं कि किस प्रकार से एक प्रॉपर अरेंज मैनर में सारी वीडियोस मिलेंगी, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो इसके लिए आपको विजिट करना है magnetbrains.com की वेबसाइट पे। जब आप magnetbrains.com की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहां पे आपको इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है IIT JEE का, क्लिक करते ही सारे फैकल्टीज आपके सामने। यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स बाय धीरज सर, केमिस्ट्री बाय ऋषभ सर, और इसको अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे मेरी फोटो के साथ मैथ्स बाय
आपके अपने अभिषेक सर। वॉच नाउ करिए तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स पे आ जाएंगे एक प्रॉपर अरेंज मैनर में। जोन सा चैप्टर पढ़ना है उसके अंदर कंप्लीट थ्योरी, डिस्क्रिप्शन, डीपीपीज, प्रैक्टिस शीट सब मिलेंगी। आप वीडियोस को आराम से यहाँ पे ब्लू लिंक को क्लिक करो और फाइनली वीडियो रन होना स्टार्ट। 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। सिर्फ आपको करने 3 छोटे काम, किसी तरह की फीस पे नहीं करनी, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। 3 छोटे काम में आपको वीडियो को एक लाइक जरूर देना है, ठीक है, और लाइक के साथ साथ आपको वीडियो को शेयर करना है। आपके किसी भी सोशल मीडिया पे आप वीडियोस को शेयर करिए। इसी के साथ में आप यहाँ पे बेल आइकन जो प्रेस कर दीजिए। तो मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल का जो बेल आइकन है इसको प्रेस करने से फायदा आपको मिलेगा। जो भी नई फाउंडेशन रिलेटेड वीडियो आ रही है पहले आप तक पहुंचेगी। बस इतने आसान 3 छोटे काम। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में, मतलब पहली प्रैक्टिस शीट में। ये आपने DPP वॉच किया, अब पहली प्रैक्टिस शीट का वीडियो आप वॉच करिए। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।